गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नरेंद्र कलोशिया एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज मैं आपके सामने बीएचयू का जो रिसेंटली अभी जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाला हूं। बीएचयू के पेपर में वैसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इन 200 क्वेश्चंस में से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टोटल पेपर में 200 क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनमें से केवल 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके होते हैं मेंटल एबिलिटी जो कि कंपलसरी होते हैं। 25 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के होते हैं, वो भी कंपलसरी होते हैं। दैट मींस मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री आपका जो है ये कंपलसरी पार्ट है। एंड रिमेनिंग जो पार्ट होता है जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें फिजिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये ऑप्शनल पार्ट है जिसके 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका ऑप्शनल जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, उसके आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। कंपलसरी पार्ट आपका 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी है एंड 25 क्वेश्चन आपके हैं केमिस्ट्री के। तो ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। इस बार का पेपर भी काफी इजी था, एज यूजुअल हर बार की तरह बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते हैं। एंड एमजीसीआई के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अभी जब रिजल्ट आएगा तो काफी अच्छे लेवल पर हमारे रैंक्स आएंगे, हमारे स्टूडेंट की। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने काफी मेहनत करी साल भर और अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनको बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं, बधाइयां उनके रिजल्ट के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि साल भर की मेहनत रही है तो काफी अच्छा रिजल्ट उन्होंने लाया होंगे। और अभी जो रिजल्ट आने वाला है उससे हमें दिख रहा है कि जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं आपके सामने आज जो है केमिस्ट्री का सोल्यूशन लेके आया हूं। तो हम उस पूरे 200 क्वेश्चन वाले पार्ट में से 25 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के थे उनको डिस्कस करेंगे और पेपर को देखते हैं कि भाई पेपर जो रहा हमारा वो कैसा रहा और क्या चीजें उसमें आई हैं। तो जब हम पेपर को देखें तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर, तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर टू स्पीशीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। अच्छा, क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार नॉट पूछते हैं, कई बार पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर ऑफ टू स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल पूछ सकते थे, बट यहाँ पे देखो क्या दिया है, आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। इनमें से कौन सा पेयर है विच इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। सो बेटा ये जो हमारा क्वेश्चन आया है ये आपका एक चैप्टर है जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। ठीक है, और क्वेश्चन को देखें, निम्न युग में से किसमें दोनों प्रजातियों में समान संरचना नहीं होती है। एग्जाम में इस नहीं को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंट्रेंस एग्जाम में नहीं को। तो लाइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं कार्बोनेट और नाइट्रेट की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं देखता हूँ तो कार्बोनेट को अगर मैं देखता हूँ तो कार्बोनेट मुझे कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो आता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन, तो ये नाइट्रेट आएगा, इधर आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे O आ रहा है, NO3 माइनस है, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इधर देखो क्या आ रहा है, माइनस। इतना समझ में आया? तो आप देखिए ध्यान से, तो एक्चुअल में ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, मैंने बनाया यहाँ पे नो डाउट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। यहाँ पर जो बॉन्ड आता है ना, ये डबल कई बार आप देखेंगे बना हुआ, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो बॉन्ड आता है नाइट्रेट में, अगर मैं प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो इस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है। तो आप देखें ध्यान से कि ये तीनों के तीनों, ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। इन दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो ये जो है ये तो आइसोस्ट्रक्चरल है ना। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं नेक्स्ट वाली चीज को देखता हूँ, PCl4+ है ना। आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एक दिया हुआ आपके पास में, क्या दिया है, PCl4+ और SiCl4 है ना। एक PCl4+ है और एक क्या दिया है, SiCl4। देखिए, तो PCl4+ की बात करता हूँ, तो PCl4+ की अगर बात करें और SiCl4 की बात करें, तो ये चीज ध्यान रखना कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलीय संरचना। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है। SiCl4 को देखो,
सिलिकॉन जो आ रहा है वो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है कार्बन के नीचे का। तो ये देखिए ध्यान से, इधर देखिए तो इधर भी देखिए, आप देखें ध्यान से तो आप एक चीज को देखेंगे, नोटिस करेंगे कि दोनों का जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो टेट्राहेड्रल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर था, त्रिकोणीय समतल जिसको कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर या फिर त्रिकोणीय समतल। और यहाँ पे आप देखें तो ये आ रहा है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है ना, चतुष्फलीय। तो ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करते हैं PF5 और क्या दिख रहा है BRF5। एक PF5 है और एक क्या आ रहा है BRF5। तो PF5 और BRF5 की बात करो तो ध्यान से देखें, ये रहा फॉस्फोरस और PF5 की बात करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन और इधर भी क्या आ रहा है फ्लोरीन। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि आप ध्यान से देखें तो ये कहलाता है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन और 5। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन मैं BRF5 को देखता हूँ तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई होगी, है ना। केमिकल बॉन्डिंग जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई होगी कि X बराबर होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री वगैरह निकाल सकते हैं। VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सेंट्रल एटम के, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ब्रोमीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 7 आएंगे, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है भाई। ब्रोमीन जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17 ग्रुप का। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पे 5 फ्लोरीन दिख रहे हैं। फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट होता है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्लियर है? तो मोनोवैलेंट एटम एकल संयोजी, मोनोवैलेंट एटम मतलब एकल संयोजी, कोई पॉजिटिव नहीं है। सी का मतलब कैटायन है, ए का मतलब एनायन है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा 12/2, 12/2 बनेगा मतलब 6 बनेगा। तो 6 जब बना और यहाँ पे मैंने देखा 5, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसके अंदर 5 तो आ रहे हैं बॉन्ड पेयर, 5 आ रहे हैं बॉन्ड पेयर और एक आ रहा है लोन पेयर। 5 आ रहे हैं बॉन्ड पेयर, एक आ रहा है लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। 6 आ रहा है ना, x का वैल्यू देखो 6 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3d2। तो यही हो गया ना डिफरेंस। ऊपर से देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, PF5 में किसी भी टाइप का कोई लोन पेयर नहीं है, बट यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये दोनों ही आएंगे आंसर, दैट इज दीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम नहीं आएगा। तो आप देखो पहले वाले ऑप्शन में जो आपका आंसर आ रहा था वो था ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर थे, है ना, त्रिकोणीय समतल। दूसरे वाले में आ रहा था दोनों टेट्राहेड्रल, दूसरे वाले में दोनों कैसे आ रहे थे? टेट्राहेड्रल। तीसरे वाले में एक का आ रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक का देखो जरा ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए, लेकिन उसमें एक लोन पेयर है। एंड लास्ट वाले में देखिए क्या आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल। सो ऑब्वियस सी बात है आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब अपन आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, which of the following molecule ion does not contain unpaired electron? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन भाई, देख रहे हो आप केमिकल बॉन्डिंग का दबदबा देख रहे हो जरा। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आया भाई मेरे, देखिए जरा केमिकल बॉन्डिंग से पहला क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग, और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये पूछा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत,
ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, निम्न अणु आयन में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। ये नहीं का बहुत ख्याल रखना भैया, ये क्वेश्चन में ना हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है एकदम से। देखे होंगे वही गाइड आता है बीच बीच में ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, तो जज्बात बदल गए, तो ये नॉट ना कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है। तो किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को देखूं मैं, तो पहले यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रॉन गिनने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 16। यहाँ पे 5 होते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 और 5 बोलो क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा है, इनको एक चीज पता था कि बच्चा यहाँ पे गलती करता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका मैं कैसे सॉल्व करना है। नाइट्रोजन में 7 7 14, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन है ना, एंड यहाँ पे देखो 8 और 8 क्या होता है, 16, और 16 और 2 बोलो कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट देख के कई बार क्या करता है कि अनपेयर्ड तो तब होगा ना जब ऑड नंबर होगा, विषम संख्या। 1 है तो मतलब अनपेयर्ड होगा सिंगल, 2 है तो पेयर्ड हो जाएगा, 3 है तो अनपेयर्ड होगा, और 4 है तो फिर पेयर्ड हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो हल्का सा थोड़ा सा क्या करता है, दिमाग लगा देता है कि 16 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 18 दिख रहे हैं, तो सर इनमें तो सब में पेयर्ड आ रहे हैं, सब में पेयर्ड आ रहे हैं, सब में युग्मित आ रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। यहाँ मेरे को 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड आएगा, तो नॉट पूछा है। तो देखो मैं आपको एक बहुत फटाफट एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इसके क्वेश्चन को सॉल्व जब करना है, केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। हम यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, एंड यहाँ पे लिख लो आप बॉन्ड ऑर्डर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंद कोटि, ध्यान से देखना आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 16 17 और 18 है ना। अब यहाँ पे एक टेक्निक का ख्याल रखना है ना, जब मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे, तो तुम सिंपल सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ध्यान रखना है टेक्निक का कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, टेक्निक ध्यान रखना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा ध्यान रखना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझ में आएगा। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना क्या आएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो भी समझाऊंगा अभी, कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अनपेयर्ड आते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पेयर्ड आएंगे, और ऑड है तो अनपेयर्ड आएंगे। इसको छोड़कर 10 और 16 को, 10 और 16 अगर है तो वो ध्यान रखना अनपेयर्ड आते हैं, 10 और 16 में अनपेयर्ड आते हैं। फिर से सुनना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड आएंगे, युग्मित आएंगे जोड़ी में। ऑड नंबर है तो अनपेयर्ड आएंगे, किसको छोड़कर, 10 और 16 को छोड़कर। क्यों, देख ध्यान से, ऐसा क्यों होता वो भी समझो। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं ना, तो ऑक्सीजन को अपन देखें, इसका अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के बताऊं तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम अपन ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से, ये देखो इधर ऐसे बनता है ना, ये देखो ये, फिर इधर आपके पास 2 आते हैं है ना, और इधर आपके पास फिर से 2 आते हैं, एंड यहाँ पे फिर से कितना आता है, 1 है ना। अब मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ। अब ऑक्सीजन को आपने देखा होगा 2p4 होता है, तो p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ये 2 ये 3 और एक ये 4। इधर देखो 1 ये 2 ये 3 और एक ये 4, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो आप देखो यहाँ पे ये देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ऑक्सीजन के पास, O2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, ऑड नंबर है,
सॉरी इवन नंबर है, और इवन नंबर होने के बाद भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन सम संख्या वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहा हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे जो कि स्टार्टिंग में बताया था, रब हो गया था वो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16, ऐसे लेना। तो इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, सबको समझ में आ रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पेयर्ड, किसको छोड़कर, एक 10 वाला और एक बोलकॉन 16 वाला आ रहा है। तो चलो इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम अपन, ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 16, इसके पास आ रहे हैं 10, तो दोनों एक्सेप्शन हैं, होना चाहिए पेयर्ड पर रहेंगे अनपेयर्ड, होना चाहिए पेयर्ड पर रहेंगे कैसे, अनपेयर्ड। N2 प्लस है ना, N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 14, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 7 14, और एक कम करो तो 13 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो केवल अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये है 2 माइनस, जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 16, तो 2 नेगेटिव तो 18, तो यहाँ पे देखा डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, समझ में आया। इसको सॉल्व करने में भी इतना टाइम नहीं बचा, एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा थोड़ा लंबा, अदरवाइज इतना टाइम लगता ही नहीं है ना, 10 सेकंड से भी कम का टाइम का क्वेश्चन को। सो O2 2 माइनस जो दिख रहा है, इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बाकी सब में होंगे। चलो ट्रिक क्या क्या रखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इवन नंबर अगर है तो पेयर्ड है, ऑड नंबर है तो अनपेयर्ड है। इवन में किसको छोड़ना है एक्सेप्शन में, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ अगेन सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये स्पीशीज दिए हैं, आपको बताना है इनका करेक्ट एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर बताना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूँ। आप एक बात को समझे बेटा कि ये सब ऑक्साइड है, आप इनको समझे, सारे के सारे ऑक्साइड है। और ऑक्साइड जो होते हैं ना, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं ना, तो एक आ जाएंगे मेटल के ऑक्साइड, एक आ जाएंगे नॉन मेटल के ऑक्साइड, एक मेटल ऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, क्षारीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय गुण के प्रदर्शित, सॉरी मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं, अम्लीय गुण। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें तो ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी। तो आप देखो हम पीरियोडिक टेबल में कैसे जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो भैया सल्फर तो नॉन मेटल है ना, उससे कम नॉन मेटल फास्फोरस, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम, और ये तो मेटल हो गए। मतलब इस एंड पर मेटल है, मतलब धातु है, इस एंड पर मेटल है, मेटल का मतलब क्या है, धातु है। और यहाँ पे आप देखो तो कौन है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, अधातु। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन, है ना, ये सल्फर, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, इंटरचेंज। यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा आंसर आएगा, बी आंसर आएगा। क्लियर है, क्योंकि आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ेगा, ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जैसे ही जाएंगे तो ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है, बढ़ता है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आएगा वो डी आएगा, ठीक है। Which of the following molecule contains pi bond? Again chemical bonding। आप देखो भाई, केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आ गए। अगेन केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल देखिए आप, साल 2020 में
साल 2020 चल रहा है, बीएचयू का पेपर है। 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। अगेन देखिए नो पाई बॉन्ड, ये नो ना नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है, पेपर को सॉल्व करते टाइम आपको ये नो और नॉट वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, इनमें से किसमें पाई बॉन्ड नहीं है, है ना? तो नहीं है तो चलो बना के देखें। तो भाई ओ की बात करूं मैं यहाँ पे, तो ये बना स्ट्रक्चर मेरा, क्लियर। चलो एच की बात करूं तो ये आ गया मेरे पास में H2। SO2 की बात करूं तो ये आ गया SO2, है ना, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा इसका। एंड CO2 की बात करूं तो CO2 की बात करता हूं तो ये ऐसा आता है, देखिए ध्यान से। तो जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वो पाई बॉन्ड है भाई। ये देखो ये पाई बॉन्ड, ये देखो ये पाई बॉन्ड, ये देखो ये पाई, तो ये भी पाई। तो कि लौता एग्जांपल ये बचा है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो इन चारों को आप देखें ध्यान से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, निम्न अणु में से किसमें पाई बॉन्ड नहीं है? तो सीधी सी बात है H2O में नहीं है, क्योंकि उसमें सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है। जितने सिंगल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है उसमें ध्यान रखिएगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। किसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह होता है? तो पहले ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो है। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो हेक्सागोनल ऐसा रिंग स्ट्रक्चर आता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट, है ना, ये देखो, ठीक है, ठीक है, ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर आता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर है। इसका आंसर आएगा आपका डी। सिंपल सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। बोरॉन नाइट्राइड, तो बोरॉन जो नाइट्राइड होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रेफाइट की तरह होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आया। तो बोरॉन नाइट्राइड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट की तरह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े तो अच्छा क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, is an outer orbital complex and exhibit paramagnetic character। वहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। and exhibit कौन सा कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके देखें जरा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। चलो भैया चालू करें जरा, इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में आपसे पूछा गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी से पूछा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप पढ़े हो उसमें आपको बताया गया होगा कि सबसे पहले मैं निकल की बात करता हूं तो निकल के ऊपर चार्ज आएगा 2+ यहाँ से NH3, न्यूट्रल लिगेंड होता है भाई NH3। एक तो ये जो लिगेंड है ना ये न्यूट्रल लिगेंड है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्गर है कि वीकर है? न्यूट्रल लिगेंड है और हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्गर है वीकर है? तो देखो एक बात तो सुनना, कान, नाक और हाथ, कान, नाक और हाथ, शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, कान, नाक और हाथ। तो कान फॉर कार्बन वाले डोनर, नाक फॉर नाइट्रोजन वाले, O फॉर ऑक्सीजन वाले, F फॉर फ्लोरीन वाले। ये दोनों जो है ना ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इन जनरल अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड होते हैं, मतलब जिसमें डोनर एटम कार्बन हो या जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो, ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। और जब हम इनकी बात करते हैं ना तो ये वीकर लिगेंड है। तो एक तरफ आप देखिए स्ट्रॉन्गर लिगेंड आ रहा है, एक तरफ वीकर। तो NH3 में डोनर एटम तो आपका नाइट्रोजन है ना, दान करने वाला, दान करता परमाणु जो है, जो लिगेंड है, लिगेंड जो है वो तुम्हारा कौन है, NH3 है, तो वो तो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। तो अपन देखते हैं कि इसमें आप कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखें आप, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बनाता हूं, ये बनाया मैंने 3D, है ना, ये बनाया मैंने 4S, ये मैंने बनाया 4P एंड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 4D, है ना। या एक काम करते चलो इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अपने पास में Ni दिख रहा है, CO दिख रहा है, Cr दिख रहा है ना, अलग से लेते हैं इसको। चलो तो इसको देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मेरे पास जो लिया गया है ना, आराम से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला जो मेरे पास केस आया वो आ रहा है मेरे पास Ni आ रहा है, NH3 आ रहा है, वो 6 है और 2+ है। तो Ni पे चार्ज अगर आप देखें, Ni पे चार्ज तो वो 2+ है ना। तो 2+ है तो इसको लिखेंगे अपन 3D 8, 4s 0, 4p 0 और 4d भी बोलो क्या आएगा 0। चेक करते हैं, है ना। चलो, तो d में 8 दिख रहे हैं आपको, आराम से चेक करना। ये देखिए, ये आया, ये आया, है ना, इस टाइप से होता है। और ये यहाँ पे आप चलेंगे तो d आएगा इधर। ये देखिए, यहाँ पे आया 3d, ये आया 4s, ये आया 4p और ये बोलो कौन आया 4d। अब देखो d में आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर दिख रहे हैं तो देखिएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8 आया। अब NH3 जब अटैक करने आएगा तो NH3 अटैक करने आएगा तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा पेयरिंग। जब NH3 अटैक करने आएगा तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर पेयरिंग कराओगे आप, अगर आप इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराते हो, आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो चलो मैंने बोला कि पेयरिंग करा दो, मान लिया पेयरिंग करा दो, तो पेयरिंग कराओगे तो ऐसा आएगा। तो फिर NH3 को यहाँ भेजोगे क्या? NH3 पे जब आप सेंड करोगे तो ऐसे करोगे क्या? ये देखो, ऐसे करोगे क्या? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये आ जाएगा एक NH3, ये 2 NH3, ये 3rd, ये 4, ये 5 और ये 6। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भाई? ये क्या आ रहा है? DsP3d, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्गर लिगेंड, NH3 स्ट्रॉन्गर लिगेंड होने के बावजूद, स्ट्रॉन्गर लिगेंड होने के बाद भी यहाँ किस केस में पेयरिंग नहीं कराएगा और NH3 आपका जाएगा इधर। तो 1, ये देखो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप देखो जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3d2। तो sp3d2 आ रहा है और ये कहलाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर के डी में गया, अंदर के डी में नहीं गया है, बाहर के डी में गया है, 4th डी में गया है, अंदर नहीं गया। अब आउटर ऑर्बिटल होने के साथ साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब पैरामैग्नेटिक। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा है? बाहर के डी में गया है, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो आप इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, अब क्या कहा है इन्होंने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा। यहाँ पर ये जो है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी समझाया मैंने आपको। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आएगा sp3d2 एंड 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक है। बोलो समझ में आया? क्लियर? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिनरल ऑफ आयरन? इनमें से कौन लोहे का एक खनिज है? आपको मेरे ख्याल में आंसर इसका पता होगा। बताएं जरा, देख के नाम सोच के बताएं। चलिए ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो मैग्नेटाइट आएगा, और मैग्नेटाइट जो है वो मिनरल ऑफ आयरन है, दैट इज Fe3O4। एक हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक्सट्रैक्शन चैप्टर से पूछा गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट से, धातु निष्कर्षण से। मतलब काफी सिंपल है, एनसीईआरटी बेस्ड है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा इधर उधर गए हैं, अदरवाइज आपका मैक्सिमम पेपर जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। सो वेरी सिंपल, इट इज मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। नाउ रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। जब H2OH2- को ऑक्सीकृत करता है Fe2+, तब निम्न उत्पाद बनता है। When H2O8, दिख रहा है ये, तो H2O8, तो भाई मेरे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। H2OH2- जब Fe2+ को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद रिड्यूस होगा ना, H2O8, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा आपका Fe3+, एंड याद रखना इधर, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ये H2O6 H2O6 क्लियर? तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -16, यहाँ पे आएगा -2, इधर आएगा तो x की वैल्यू आएगी तो +7 आएगी। अब बोले x की वैल्यू +7 आएगी, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो +6 ही आएगी, सल्फर है, +6 से ज्यादा तो देगा ही नहीं, बीच में इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, इसके बीच में पेरोक्साइड, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, इसके बीच में जो आएगा कौन सा लिंकेज आएगा, पेरोक्साइड लिंकेज आएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा S2O8 जो है वो उठाकर आपको देगा S2O6 S2O8 जो है वो क्या देगा, S2O6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए आंसर। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें आप ध्यान रखिएगा S2O8 जब भी Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता है तो S2O6 बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पी ब्लॉक चैप्टर से, है ना, पी ब्लॉक चैप्टर के साथ साथ ग्रुप 15 और ग्रुप 15 एनसीईआरटी ग्रुप 15 के साथ साथ नाइट्रोजन से क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिबरेट N2 गैस, है ना। तो भैया ये तीनों जो है ना, ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन प्रिपरेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन है। ये बेरियम अजाइड कहलाता है। बेरियम अजाइड को डिकम्पोज करो आप तो Ba+N2 मिलता है, बेरियम अजाइड है ये, Ba+N2 देगा। अमोनियम डाइक्रोमेट को डिकम्पोज करो तो N2 देगा, Cr2O3 देगा एंड H2O देगा। सिंपल। तो केवल यहाँ पे आ रहा है O2 + NO, ये देता है NO2, है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपन एक काम करो, उधर 2 लगा लो, उधर भी 2 लगा लो, ये रहा। तो केवल आपका एक ही है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। सो आपका जो आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा। क्लियर है? आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सी आएगा। ये तीनों ए, बी और बी, है ना। मैं इसको वापस बता देता हूँ आपको, आपका जो आंसर है वो सी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें भी आपको नाइट्रोजन गैस मिलता है, इसमें भी आपको नाइट्रोजन गैस मिलता है एंड इसमें भी आपको नाइट्रोजन गैस मिलता है। आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। क्लास 12 पी ब्लॉक ग्रुप 15 उठा के देखना, एनसीईआरटी पी ब्लॉक ग्रुप 15 एनसीईआरटी, और उसमें भी ग्रुप 15 में किसमें? नाइट्रोजन में। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस, इनसॉल्युबल इन वाटर, केमिकली अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है नाइट्रोजन गैस का। तो केवल ये रिएक्शन है जिसमें आपको नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके आपस में देंगे 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2NO2 देंगे। क्लियर है? ठीक, तो आंसर आपका सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, केमिकल बॉन्डिंग। भाई केमिकल बॉन्डिंग ने तो मतलब एकदम बाहर ला दिया है। ये क्वेश्चन भी जो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग से है, ये क्वेश्चन भी आपका केमिकल बॉन्डिंग से ही है। केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन से चौथा आया, 4 क्वेश्चन हो गए केमिकल बॉन्डिंग से। NH3 और CCl4 में भाई बहुत इजी है यार, ये तो इसमें तो कुछ अपने को करना ही नहीं है। ये रहा NH3 कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये देखो, और ये रहा CCl4, ये देखो Cl, ये देखिए तो NH3 में कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं और CCl4 में भी, ध्यान से देखो CCl4 में भी क्या आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड वाला है। तो दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब दोनों सहसंयोजक या बोथ कोवेलेंट, दोनों सहसंयोजक या दोनों में कौन सा बॉन्ड आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटाइट किसका खनिज है? अर्जेंटाइट इज मिनरल ऑफ किसका है? तो बताएं, अर्जेंटाइट से देख के समझ में आ रहा है? सिल्वर, चांदी का। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अर्जेंटाइट? Ag2S। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अर्जेंटाइट? Ag2S। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, Ag2S अर्जेंटाइट। ठीक है, चलिए। Which of the following is structurally different from the rest? इनमें से कौन जो है बाकियों से अलग है? निकाल लेते हैं, चलो बोलो। sp3 टेट्राहेड्रल, है ना। केमिकल बॉन्डिंग से फिर 5 क्वेश्चन भाई, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से 5वां क्वेश्चन है ये। sp3 टेट्राहेड्रल,
चलो बोलो, sp3 टेट्राहेड्रल, क्लियर। फिर sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल, क्लियर है। तो यहां पे देखते हैं जरा अपन इसको ध्यान से देखें, x बराबर हाफ, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन और 4 फ्लोरीन है। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं जिनॉन के, और 4 फ्लोरीन है। ऐड कर 12/2 6 sp3d2, ठीक है। तो आंसर हमारा आएगा ए आंसर। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आ रहा है, sp3 sp3 sp3, इसका क्या आया sp3d2। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चर भी जो होगा वो अलग ही आएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रेड लेड बताओ, जल्दी बताओ। अरे सिंपल है यार, Pb3O4, Pb3O4 रेड लेड है ना, सिंदूर का फॉर्मूला Pb3O4 रेड लेड, ठीक है। हेलियम एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इस गुण में निम्न से किसके संबंधित प्रदर्शित किया जा सकता है? The characteristic of helium to exhibit more than one oxidation state can be correlated. The characteristic of helium to exhibit more than one oxidation state can be correlated, है ना। तो जरा ध्यान से देख, इसको जरा समझो अच्छे से ना, इस क्वेश्चन को अपन उधर लेके चलते हैं। The characteristic of helium to exhibit more than one oxidation state, तो इसको जरा समझो ध्यान से। अपने पास क्या होता है, यहाँ पे है बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम और हेलियम। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1 और 6s2 और 6p1। आप देखेंगे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3। नो डाउट हेलियम भी +3 शो कर सकता है, बट इसमें मोर स्टेबल जो है ना वो +1 है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है? +1। समझ में आ रहा है भाई क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर मैं 2s को देखूं ध्यान से, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 है। अब क्या होता है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आएगा, और जैसे ही उठ के इधर आता है तो 3 अनपेड हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो गए। तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है +3 आ रहा है, बट यहां नहीं हो पाता। हेलियम में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जब 6th वाले शेल की बात कर रहे हो, है ना, कौन सा शेल की बात करो? 6th वाले शेल की जब आप बात करते हैं, तो 6th वाले शेल की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि ये 6s है और ये 6p है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा पाता। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इधर नहीं जा पाता, तो s के इलेक्ट्रॉन ने अनपेयर होना बंद कर दिया, s के इलेक्ट्रॉन ने अयुग्मित होना बंद कर दिया। अरे जब s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं हो पाएगा तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। बॉन्ड तभी बनाओगे ना जब सिंगल हो गए, अनपेयर्ड हो गए। पहले से जोड़ी में तो फिर काहे का बॉन्ड बनाओगे? समझ रहे हो बात को? कि पहले से अगर जोड़ी में हो तो फिर कैसे बॉन्ड बना लोगे? बहुत मार पड़ेगी। बॉन्ड कौन बनाएगा? जो सिंगल है। तो जब ये अनपेयर ही नहीं हो पा रहा, ये जा ही नहीं पा रहा इससे दूर, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +1, और इसका सिंपल सा रीजन आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको कहते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जब पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि ध्यान रखिएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम सब शो करते हैं +3, लेकिन थैलियम में ज्यादा स्टेबल बोलो क्या आता है? +1। जितने भी एलिमेंट है सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 का, लेकिन थैलियम में ज्यादा स्टेबल क्या आता है? +1।
ठीक है, क्लियर। चलो 15 क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद करने वाला है, ई ब्लॉक का है अगेन ये भी। तो फॉस्जीन इज CuCl2, पॉइजनस गैस होता है, ध्यान रखना कैसा गैस होता है ये, पॉइजनस गैस, जहरीली गैस होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था भैया हिटलर के द्वारा फॉस्जीन। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के द्वारा लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था फॉस्जीन। तो फॉस्जीन इज वेरी सिंपल, CuCl2। ठीक, आगे बढ़े। विद्युत रूप से तटस्थ आवेशित ध्रुवीय आयन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल डिस्चार्ज आयन, है ना। क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज्ड डाइपोलर आयन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज डाइपोलर आयन। ये दो जगह देखने को मिलता है। कभी आप सुने हो एक टर्म अल्फा अमीनो एसिड, कभी सुने हो, कौन सा एसिड की बात कर रहे हैं, अल्फा अमीनो एसिड, ध्यान से देखना। तो अल्फा अमीनो एसिड की जब बात करता हूं तो अल्फा अमीनो एसिड मुझे ऐसे दिखते हैं कुछ, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड ग्रुप है, दिख रहा है कि दिख रहा है? ये ग्रुप एसिडिक है और ये ग्रुप बेसिक है। बेस का काम है H+ देना, सॉरी बेस का काम है H+ लेना, H+ एक्सेप्ट करना, बेस का काम है। और एसिड का काम है H+ क्या करना, डोनेट करना। वो ध्यान से देखना, बेस का काम है H+ को लेना और एसिड का काम है H+ को देना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये एसिड अपना H+ इसको देगा क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये बनेगा आपका NH3, यहाँ पे आ रहा है प्लस, इधर आ रहा है CH2, यहाँ आ रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये माइनस। अब आप देखो जरा ध्यान से, इसने H+ दिया तो माइनस आ गया। तो भैया यही तो है तुम्हारा डाइपोलर द्विध्रुवीय आयन, डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन, जिसको अपन क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन। डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन, जिसको अपन क्या कहते हैं, ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन की जब मैं बात करता हूं तो आंसर आपका बी आएगा, अल्फा अमीनो एसिड के कारण। देखिए यहाँ पे डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन, तो इसी को अपन कहते हैं ज्वेटर आयन, तो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो 8th क्लास से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। 8th क्लास का क्वेश्चन पूछा है BHU में, देखो आप ध्यान से। टेबल शुगर का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ टेबल शुगर बताओ जरा, टेबल शुगर क्या होता है, सुनो टेबल शुगर, C12 H22 O11, हाइड्रोलिसिस करा, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो भाई। इन प्रेजेंस ऑफ H+ क्या देगा, C6 H12 O6, C6 H12 O6। एक क्या कहलाता है, ग्लूकोस, और एक क्या कहलाता है, फ्रुक्टोस। देखो जरा ध्यान से क्या आता है इस क्वेश्चन में, बताओ। टेबल शुगर का मतलब क्या होता है, सुक्रोज होता है ना मेरे लाल, सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, ग्लूकोस एंड फ्रक्टोस। आंसर क्या आएगा, ए आंसर। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, ग्लूकोस और फ्रक्टोस, तो क्या आएगा, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कौन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट समझो इधर जरा पहले। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, मिथाइल कीटोन होना। ऐसे कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो मिथाइल कीटोन का मतलब क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये ग्रुप है वो देंगे येलो पीपीटी, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब CHI, समझ में आया। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये ग्रुप है CHOH, ये देखो ऐसे कंपाउंड जिनके पास ये ग्रुप है वो देंगे येलो पीपीटी। चलो चेक करो, देखो इधर CH3 CH है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ऐसा थोड़ा सा लिख दिया, अरेंज कर देना इसको। यहाँ पे देखो रिंग आ रहा है, बेंजीन का रिंग है क्या, मिथाइल कीटोन नहीं है। SCHO है क्या मिथाइल कीटोन, नहीं है, नहीं है ना। ये चाहिए ना, CH3CO ग्रुप चाहिए ना। चलो बोलो, यहाँ पे चेक करते हैं।
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अरे है क्या? नहीं है, तो केवल यही तो आएगा आंसर ए। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप होना जरूरी है या फिर CH3 CHOH ग्रुप। तो आपको आइडोफॉर्म के येलो पीपीटी आइडोफॉर्म के इसके CHI3 के समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर जो आएगा फर्स्ट आंसर आएगा इसके। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन है भाई, ऑर्गेनिक वाला पार्ट चालू हो गया थोड़ा सा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहला काम क्या है ना, स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए। देखो तुम्हें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक क्या कहता है कि अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन शो करेगा। अगर कोई कहेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो या तो अल्कीन शो करें या साइक्लोअल्केन शो करें, है ना। और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, लेकिन फिलहाल हमारे प्रेजेंट लेवल के लिए तो ये दो बातों का ध्यान रखना है कि या तो अल्कीन शो करेगा डबल बॉन्डेड कंपाउंड, या फिर साइक्लोअल्केन शो करेगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देख रहा हूँ तो अल्कीन ही दिख रहा है मेरे को, ब्यूटीन 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 ब्यूटीन। और कौन सा अल्कीन शो करेगा, कौन सा अल्कीन, कौन सा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड शो करेगा, आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल। तो सर जिसके टर्मिनल एंड अलग होने चाहिए, ए बी मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल। डबल बॉन्ड को देख, डबल बॉन्ड को देखने के बाद दोनों कार्बन को देख, दोनों कार्बन से ग्रुप अलग अलग जुड़े होने चाहिए। सर अगर ऐसा होता तो, सर अगर ऐसा करते तो अपन कभी, यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं सर। ए यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया ए, यहाँ पे आया बी। सर ए यहाँ पे आया बी, सर ए यहाँ पे आया बी। तो मैंने क्या बोला, दोनों एंड से जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग होना। सर इस एंड पे ए और बी, मैंने बोला हाँ करेगा, पर यहाँ तो ए और ए है, नहीं करेगा। ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन के दोनों एंड एक जैसे ग्रुप से जुड़े हैं। किसी कार्बन के दोनों एंड, दोनों टर्मिनल एंड, दोनों एंड अलग अलग ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। इस कार्बन से जुड़ा ए बी अलग अलग, इस कार्बन से जुड़ा ए बी अलग अलग, बिल्कुल जीआई शो करेगा। तो सर इसको देखें तो ठीक है भाई, इसको देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ ले आते हैं अपन, है ना। इस क्वेश्चन को भी देखो जरा ध्यान से। चलो ये देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अपन उधर चलते हैं ताकि मैं आपको स्ट्रक्चरली क्लियरली बता पाऊँ एकदम। देखिए नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरे पास आया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना। तो जरा पहले स्ट्रक्चर बना ले अपन सबके, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। अपन एक काम करते हैं, तो आप स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए पहला दिख रहा है 1,1 डाइफिनाइल ब्यूटवानिन। चलो ब्यूटवानिन लो, ये आ गया ब्यूटवानिन, है ना। यहाँ पे लिख लिया मैंने CH3, यहाँ पे आ गया H, है ना। और 1,1 डाइफिनाइल, तो 1,1 डाइफिनाइल ये रही। तो सर अभी मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या सिखाई थी टेक्निक, कि सर अल्कीन से जुड़े, अल्कीन से जुड़े दोनों एंड अलग होने चाहिए। तो दोनों एंड अलग होने चाहिए, तो आप देखो जरा, ये डबल बॉन्ड है सर, बिल्कुल है, पर यहाँ पे और यहाँ पे ग्रुप तो सेम आ रहा है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। गया, ठीक है सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए सर, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, बी ऑप्शन को, 2 फिनाइल ब्यूटवानिन। चलो पहले ब्यूटवानिन का स्ट्रक्चर बनाओ। चलो ये आ गया, अब 2 फिनाइल बोला तो ये आ गया, ये आया। अब इधर आएगा H, इधर आएगा H, यहाँ पे आ जाएगा आपका H, और यहाँ पे आया CH3। ठीक है, फिर से देखा डबल बॉन्ड, फिर से देखा सर ये रहा डबल बॉन्ड, इससे जुड़े दोनों ग्रुप सेम आ रहे हैं, ये भी शो नहीं करेगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन। चलो ये आया C, ये आया C, ये डबल, ये, और इधर देखो, और यहाँ पे आ गया CH3 और 2 फिनाइल, है ना। तो 2 फिनाइल की बात कर रहे हैं, तो ये देखो रिंग, और यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ रहा है H, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इधर आपके पास में CH3, तो इस कार्बन से जुड़ा एक ग्रुप CH3 और एक ग्रुप फिनाइल है।
है ना। इसको देखना ध्यान से, ये वाले स्ट्रक्चर को मैं फिर से बता रहा हूँ आपको यार, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाले स्ट्रक्चर होगा ना, ध्यान से देखिएगा सब लोग। C डबल बॉन्ड C लिखा, इधर देख क्या दिख रहा है CH3, और इधर क्या दिख रहा है सर, रिंग, इधर क्या दिख रहा है H, और यहाँ पे क्या आ रहा है CH3। तो डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों ग्रुप के आसपास के ग्रुप अलग अलग आ रहे हैं, तो यस ये जो आपका कंपाउंड है ये GI शो करेगा। जितना समझ में आया, तो ये जो कंपाउंड है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और क्यों करेगा, तो इधर देखिए जरा ध्यान से आप फिर से, है ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर देखें इसको अपन, तो यहाँ पे मैंने बोला ये 2 फेनाइल वाला, है ना, तो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये आ गया, ये आ गया CH3, और ये रिंग, यहाँ पे H, और ये CH3। तो देखिए तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, क्लियर। टर्मिनल एंड से जुड़े दोनों ग्रुप, कोई सा भी डबल बॉन्ड देखो, उसके दोनों कार्बन देखो। अब दोनों कार्बन से जो जुड़े हुए 2 ग्रुप हैं, दोनों कार्बन से जो 2 ग्रुप जुड़े हैं वो कैसे होना चाहिए, अलग अलग। जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि सर C डबल बॉन्ड C दिया है, तो अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे B होना, या यहाँ पे A है तो यहाँ पर भी B होना। पर अगर ऐसा हो जाए ना सर, अगर यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, तो ये चीज संभव नहीं है। इतना समझ में आया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं। कौन सा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ओपन एयर। तो 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल, 2 डिग्री का अल्कोहल देखिए जरा ध्यान से, CH3 CHOH और ये CH3, और इसको अगर आपको कीटोन में बदलना है, एसीटोन में, तो एसीटोन में बदलने के लिए, कीटोन में बदलने के लिए, है ना, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, देखिए जरा क्या लिखा क्वेश्चन में। सेकेंडरी अल्कोहल इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय, तो ओपन एयर नेम रिएक्शन है, इसका रिएजेंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इसका आंसर आएगा। ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, नाम ध्यान रखिएगा, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, जिसमें आपका 2 डिग्री का अल्कोहल किसमें बदल जाता है, कीटोन में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नाउ इस क्वेश्चन को देखें, तो सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा इसमें आपको, इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव मिलता है। कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखें आप, जब सिनामिक एसिड के डेरिवेटिव की बात करता हूं, तो ये कंपाउंड जो दिख रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से, ऐसा कुछ कंपाउंड दिख रहा है, ये देखिए C6H5, यहाँ पे आ रहा है C डबल बॉन्ड और H, एंड इसका रिएक्शन हमने ये देखिए डेरिवेटिव से करा। तो एक्चुअल में जब आप इसका रिएक्शन किसी डेरिवेटिव से कराते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, है ना, सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव मिलता है यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, ठीक है, एंड ये देखिए ये जो ग्रुप दिख रहा है ना आपको, ये वाला ग्रुप, ये इसके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, हीट से पास करा है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनता है, ये कुछ ऐसा ग्रुप बनता है। नाउ आप देखिए सेकंड स्टेप में इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस और हीट से पास करा है, सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस और हीट से पास करा है, और एक कार्बन पे 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ रहे हैं, एक कार्बन पर 2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ रहे हैं, तो एक ग्रुप बाहर निकलेगा, हीट करा उसको देख लो, हीटिंग करा, हीट, तो हीट अप करा है, तो जब एक कार्बन पे 2 COH ग्रुप हैं, तो CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आया CH, एंड इधर आपके पास मिलेगा C डबल बॉन्ड OH, देखो जरा किससे मैच कर रहा है, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये जो भाई साहब है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ CO2 जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कौन सी गैस निकलेंगे, CO2 गैस। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ए आंसर। ध्यान से देखिएगा, सिनामिक एसिड का डेरिवेटिव का रिएक्शन है ये, जिसमें हीटिंग इफेक्ट लगाया है कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से है, देखते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, चलो भाई चेक करें, प्रायोरिटी असाइन करते हैं। आर एंड एस नोमेनक्लेचर, आर एंड एस नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, तो इसका प्रायोरिटी आएगा सबसे कम 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, पहले ये समझो, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्लियर है, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप उसको दोगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। आ रहा समझ में, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मतलब कि सबसे पहले जो पहली प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है।
तो अगर मैं कहता हूं कि ये वाला मेरा कार्बन कायरल है, कायरल कार्बन का मतलब क्या है कि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप देखो आप अलग अलग आ रहे हैं, इससे जुड़े चारों ग्रुप देखो क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये बॉन्ड ऐसा कुछ है, ऐसा ही है। तो बोले सर कार्बन जुड़ा दिख रहा है, तो कार्बन नहीं जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है। तो क्लोरीन के बाद आएगा ये सेकंड नंबर, फिर कार्बन थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। देखो ध्यान से देखो, किसको दिया सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? उस एटम को जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना है। यहाँ पे अपन एक रूल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा CIP रूल, और CIP रूल से हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। CIP रूल से हम कौन सा ऑर्डर डिसाइड करते हैं बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। नाउ अब ध्यान से देखो, तो मैं इसमें 1 से चला 2 की तरफ, है ना, 2 से चला 3 की तरफ, फोर्थ को छोड़ते हुए जाना है, और 3 से चला 1 की तरफ। इस फोर्थ को नहीं लेना है, 1 से जा रहा हूं मैं 2 की तरफ, 2 से जा रहा हूं मैं 3 की तरफ, है ना। जरा मैं वापस बताता हूँ इसको, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्लोरीन का फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन का सेकंड प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ लोएस्ट। 1 से चल रहा हूँ मैं 2 की तरफ, 2 से चल रहा हूँ 3 की तरफ, 3 से मैं चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा एंटी क्लॉकवाइज आए सर, ये एस कॉन्फ़िगरेशन है ना। दो बातों को समझो, आर का मतलब होता है रेक्टस, आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस, रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज। एस का मतलब होता है सर सिनिस्टर, एस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एक है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। एस आ रहा है, ठीक है, बट ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? एक रूल ध्यान रखना जिसको अपन कहते हैं गोल्डन रूल, ठीक है। एक रूल याद रखना जिसको क्या कहते हैं? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर कहां है जल्दी बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो ध्यान रखना आर बन जाएगा एस, एस बन जाएगा आर। याद रखना भैया गोल्डन रूल, गोल्डन रूल। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आर बनेगा एस और एस बनेगा आर। इतना समझ में आया? तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे तो कोई दिक्कत नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाए तो आर बनेगा एस और एस बनेगा आर। तो ये आ रहा था मेरे पास, देख जरा क्या एस आ रहा है, तो एक्चुअल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, एक्चुअल इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आर आएगा। तो चलो ठीक है, ये तो आर हो गया, इसको चेक करते हैं। चलिए सबसे पहली प्रायोरिटी बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि नाइट्रोजन का ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? अब इधर ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, ये बॉन्ड ऐसा है और ये कार्बन जुड़ा है इधर, कंफ्यूज मत होना। चलिए चेक करें, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। देख लो ध्यान से, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। अब सर यहाँ तो दोनों कार्बन है सर, ऊपर भी कार्बन नीचे भी कार्बन, तो सर यहाँ का कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। चलो 1 से मैं चला 2 की तरफ, 2 से चला मैं 3 की तरफ, तो देखो जरा ध्यान से 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज मतलब आर है, और वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे तो ये आया आर और ये भी आया आर, मतलब दोनों आर आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल शायद कुछ ऑप्शन में मिस्टेक आ रहा है, दोनों आर आ रहे हैं यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, आर एंड आर, और इधर भी आर एंड आर। तो ठीक है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर आएगा वो आर एंड आर है। शायद कुछ मिस्टेक है पीपीटी में, ये जो क्वेश्चन है इसमें शायद मिस्टेक है पीपीटी में, एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों जो आंसर आ रहे हैं वो आपके आर एंड आर ही आएंगे। ये एस आया था लेकिन ये आर कहलाएगा, एस आया था पर आर कहलाएगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी लाइन पे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्लियर। और यहाँ पे देखिए 1 से चले अपन 2, 2 से 3,
तो ये आपका कहलाएगा आर। तो दोनों यहाँ पे आर से आर, तो जो भी ऑप्शन हो चेक कर लेंगे अपन, है ना, मतलब ए भी करेक्ट है इस हिसाब से एंड डी भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, 2s 3r, 2s और 3r, ध्यान से देखो, अगेन सेम क्वेश्चन, 2s और 3r, ध्यान से देखो। चलो भैया 1 2 3 4, चलो 2s, सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करें, यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ कार्बन है, ध्यान से देख, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इधर कार्बन, तो ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड आ रहा है। तो 1 से चला 2 और 2 से चला 3, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, ध्यान से देख, आ रहा है। तो 1 से चला 2, तो मुझे ये आ रहा है R, मुझे ये R दिख रहा है पर रहेगा S, ध्यान रखना, दिख रहा R है पर रहेगा S। क्यों ऐसा, ध्यान से सुन, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी लाइन पे आ रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी लाइन पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो R S बन जाता है, S बन जाता है R, गोल्डन रूल। तो ये देखो जरा ध्यान से, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये थर्ड, तो अपन ऐसे चले R बढ़िया आएगा S, ठीक है, नीचे वाले को चेक कर रहा हूँ, है ना, तो ध्यान रखना ये S है, ये जो मेरा आया कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या आया S, ठीक है, इसको चेक करें, ये तो फोर्थ आ जाएगा, O है, तो ये फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद यहाँ पर ये वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये तो तुम्हारा कायरल सेंटर है ना, इसको तो छोड़ दो, तो देखो 1 से चला 2, 2 से चला 3 और 3 से चला 1, ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब आ रहा है। और फिर से समस्या कि सर तो S आएगा, क्यों समस्या, समझ में आया, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पे जो आंसर आया, ये आ रहा है आपका 2s और 3s। अब पूछा तो अपनों से 2s और 3r पूछा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको चेक करते हैं, चलो देखो जरा इसको चेक करते हैं। इसको दिया फोर्थ, आ गया, यहाँ पे आ गया ये 1, यहाँ पे आ गया 2 और ये 3, तो 1 से चले 2, 2 से चले 3, ये देख जरा क्लॉकवाइज R होना चाहिए बट रहेगा ये S, R होना चाहिए पर रहेगा S, ठीक है। यहाँ देख, ये देख 1 है ना, इसको रब कर रहा हूं मैं, ये 1 के बाद देखो ध्यान से, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये देखो जरा ऐसे आए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S आना चाहिए पर रहेगा ये R। तो हमारा आंसर आएगा 2s और 3r, दैट इज हमारा आंसर इज बी, आंसर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी असाइन करो, समझ में आया, क्या असाइन करोगे, प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी असाइन करने के बाद अपनों क्या देखना है इसके अंदर कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, तो आंसर जो आएगा आपका बी आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये अल्कोहल चैप्टर का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मार्कोव-निकोव को फॉलो करके, एंटी मार्कोव-निकोव है ना, सिंपल सा रूल है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करके ऐड वाटर, ये बहुत सिंपल टेक्निक, इसको ध्यान रखने के लिए। एंटी मार्कोव-निकोव, इसको हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करके पानी ऐड कर दो, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करके पानी ऐड करोगे तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। मैकेनिज्म कुछ और है बट ये बहुत सिंपल तरीका है इसको ध्यान रखने का। तो H+ यहाँ आ जाएगा, OH- यहाँ आएगा। एंटी मार्कोव-निकोव को फॉलो करके, ध्यान रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ध्यान रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फॉलो एंटी मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करके वाटर को ऐड कर दो। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो आंसर आ रहा है प्रोपेन 1 आ रहा है, तो आंसर जो आ जाएगा आपका प्रोपेन 1 आएगा। ये देखिए प्रोपेन 1 एंटी मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो करके। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखिए ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन है ये भी, कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है, हॉपकिंस कोल्ड टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, हॉपकिन कोल्ड टेस्ट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो ट्रिप्टोफैन को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। एक प्रकार का अल्फा अमीनो एसिड है, याद रखना। व्हाट इज ट्रिप्टोफैन,
अल्फा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। अल्फा अमीनो एसिड है, इसमें काम आता है ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये नाम ध्यान रखना आप लोग। कौन सा टेस्ट है ये? हॉपकिन कोल्ड टेस्ट। हॉपकिन कोल्ड टेस्ट किसमें काम आता है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन मतलब एक टाइप का अल्फा अमीनो एसिड है। सो ये आपके बीएचयू के पेपर के 25 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए। आपने पूरे सोल्यूशन आपने देखा है और नेक्स्ट ईयर आप तैयारी अच्छे से करें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। एंड एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।